हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग एनसीईआरटी भारत एवं विश्व के भूगोल के प्रश्नों को चैप्टर वाइज कवर कर रहे थे। इसके पहले के वीडियो में हमने क्लास 6 के प्रश्नों को किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 के प्रश्नों को देखेंगे। क्लास 7 ज्योग्राफी की पुस्तक का नाम है हमारा पर्यावरण। इसमें टोटल आपका 10 चैप्टर है। तो इस वीडियो में हम इसके 5 चैप्टर के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये सब्जेक्ट के अलावा जीके जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीके जीएस के प्रश्न जो है ज्योग्राफी से बनते हैं, तो इसलिए सभी के लिए यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 8 का पहला चैप्टर है पर्यावरण। तो इससे हम प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है? कौन सा घटक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी मनुष्य, धरातलीय स्थलाकृति, मानव निर्मित वस्तुएं, प्राकृतिक वस्तुएं, ये सब किसमें शामिल है? तो पर्यावरण में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जैविक एवं अजैविक दोनों परिस्थितियां शामिल हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर प्रतिक्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन इसमें पूछा है। पहला है, पृथ्वी के वायुमंडल का अस्तित्व उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। करेक्ट है, आपका सही है। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है, यह भी आपका सही है। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। तीसरा आपका, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं, यह भी आपका सही है। ठीक है, जैवमंडल का निर्माण जो कौन करता है? पादप एवं जीव जंतु। तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। इसमें कई प्रकार की गैसें, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने पर मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। कल हमने क्लास 6 के चैप्टर में हमने इसको पढ़ा था। नेक्स्ट, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति जो है ये फ्रेंच भाषा से हुई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनर से हुई है। किससे हुई है? एनवायरोनर से। और ये कैसा शब्द है? फ्रेंच शब्द है, जिसका अर्थ होता है आपका पड़ोस। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारितंत्र को सही तरीके से परिभाषित करता है? पारितंत्र को कौन सा कथन सही तरीके से परिभाषित करता है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीवधारियों का आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच का संबंध जिसमें वे रहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या जरूर देखिएगा आप लोग, क्योंकि व्याख्या से आपके कई सारे प्रश्न क्लियर होते हैं। सभी पेड़ पौधे एवं जीव जंतु अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध ही क्या कहलाता है? पारितंत्र कहलाता है। ठीक है, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, उसे पारितंत्र कहा जाता है। ये सब ऊर्जा तथा पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। ठीक है, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, उसे पारितंत्र कहा जाता है। ये परिभाषा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला आपका मिलान करना, सूची 1 और सूची 2 दिया है। जैवमंडल, वायुमंडल और जलमंडल दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जैवमंडल क्या हो जाएगा? तो जैवमंडल का आपका हो गया तीसरा, पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र
जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, वो आपका क्या है, जैवमंडल यानी बायोस्फीयर। दूसरा आपका वायुमंडल। वायुमंडल क्या होता है, तो पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की परत क्या है, आपका वायुमंडल है। जलमंडल क्या है, तो जलीय क्षेत्र आपका जलमंडल है। और स्थल मंडल क्या है, तो पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत क्या है, यह आपका स्थल मंडल है। ठीक है, चारों ध्यान रखिएगा आप, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। कल भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है, यह भी हमने पढ़ा। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है जलमंडल। ठीक है। तीसरा आपका स्थल मंडल। पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है, एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह आपका क्या है, स्थल मंडल। नेक्स्ट आपका विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, सभी को पता होगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका ऑप्शन है 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। और ध्यान रखिए, आपकी पूछा गया था कि 22 मार्च को कौन सा दिवस, तो 22 मार्च को आपका जल दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अब 22 मई भी ध्यान रखिएगा, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, 22 मई को। ये तीनों डेट भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है हमारी पृथ्वी के अंदर, दूसरा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। पहला कार्य आपका पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं तथा सबसे पतली परत है, ये भी आपका करेक्ट है। महासागरीय परपट्टी की मोटाई महाद्वीपीय परपट्टी से अधिक होती है। महासागरीय परपट्टी की मोटाई महाद्वीपीय परपट्टी से अधिक होती है, आपका गलत है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल आपका पहला सही है, दूसरा गलत है, उल्टा दिया है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत क्या है, आपका परपट्टी है। यह सबसे पतली परत होती है। परपट्टी की मोटाई महाद्वीपीय एवं महासागरों के नीचे भिन्न भिन्न होती है। महाद्वीपीय भाग में मोटाई कितनी होती है, 35 किलोमीटर। महाद्वीपीय में कितना, 35 किलोमीटर। एवं समुद्र सतह के नीचे इसकी मोटाई 5 किलोमीटर होती है, यानी समुद्री सतह पर जो है ये कम होता है। अर्थात महाद्वीपीय परपट्टी की मोटाई महासागरीय परपट्टी से अधिक होती है। महाद्वीपीय क्या होती है, मोटाई अधिक होती है। अतः आपका पहला कथन सत्य है, दूसरा इसलिए आपका गलत हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य यानी गलत पूछा इसमें। पहला कह रहा महाद्वीपीय परपट्टी सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। करेक्ट है आपका, महाद्वीपीय परपट्टी सिलिका और एल्युमिनियम से बनी होती है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे सियाल कहा जाता है। दूसरा आपका महासागरीय परपट्टी सिलिका एवं आयरन से बनी होती है, ये गलत है। महासागरीय परपट्टी सिलिका एवं किससे बनी होती है, ये मैग्नीशियम से बनी होती है। सिलिका और मैग्नीशियम, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे सीमा कहा जाता है। तीसरा आपका पृथ्वी की सतह परपट्टी के नीचे मेंटल व क्रोड परत का विकास हुआ है। पृथ्वी की सतह परपट्टी के नीचे क्या है, मेंटल व क्रोड, ये भी आपका सही है। चौथा आपका पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं, जो कि मुख्यतः निकेल एवं लोहे से बनी होती है। करेक्ट है, जिसे आप क्या कहते हैं, नीफे कहते हैं। तो ये आपका सही है, ये भी सही है, पहला भी सही है, तो यानी दूसरा गलत है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ समझते हैं पृथ्वी की परत। पृथ्वी की आपका देखिए परत क्या होता है, ये आपका 3 परत है। पहला आपका कौन सा है, ये आपका परपट्टी है। परपट्टी परपट्टी किससे बनी है, तो ये आपका सिलिका एवं एल्युमिनियम से, जिसे क्या कहा जाता है, सियाल कहा जाता है। दूसरा आपका क्या है, मेंटल जो है आपका सिलिका और मैग्नीशियम से, जिसे सीमा कहा जाता है। क्रोड है तीसरा आपका, तीसरा क्रोड, और क्रोड किससे बना होता है, तो आपका ये निकेल और लोहा से बना होता है क्रोड, जिसे आप क्या कहते हैं, नीफे कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यह पूछा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सैल को क्या कहते हैं। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है
तो इस प्रकार बने सेल को क्या कहा जाता है? तो इसे आग्नेय सेल कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। और आग्नेय सेल दो प्रकार की होती है, एक होती है आपका अंतर्भेदी सेल तथा दूसरी होती है आपका बहिर्भेदी सेल। ध्यान रखिए इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अब की बार बीपीएससी पीआरटी में बना था प्रश्न शायद जीके जीएस में, कि पूछा था किसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, तो पूछा था किसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, तो ऑप्शन में दिया था औषधि सेल, तो यही सही होगा। औषधि सेल में क्या पाया जाता है? आपका जीवाश्म पाए जाते हैं। तो ये प्रश्न बन चुका है, तो ध्यान रखिएगा। क्या पता आपकी आग्नेय सेल के बारे में पूछ ले। अगला, पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा किस परत का है? पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा जो है किस परत का है? देखिए ये आपका पुरानी एनसीईआरटी में दिया था, तो ये गलत दिया है, तो ऑप्शन ए इसका गलत है। ठीक है, क्रोड नहीं होगा। सबसे अधिक हिस्सा नई एनसीईआरटी में सुधार हुआ है, तो उसमें क्या है? मेंटल है, तो इसका सी होगा करेक्ट आंसर। मेंटल जो है सबसे अधिक हिस्सा मेंटल का, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। मेंटल का लगभग 84% हिस्सा है और क्रोड का आपका 16% है। ये आपका जो है एनसीईआरटी में सुधार हुआ, तो इसको ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक हिस्सा जो है मेंटल का है। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इस प्रकार बहिर्भेदी आग्नेय सेल का निर्माण होता है। अभी हमने पढ़ा था कि जो है आग्नेय सेल दो प्रकार की होती है, एक बहिर्भेदी आग्नेय सेल और दूसरा अंतर्भेदी। कह रहा जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार क्या कहा जाता है? इस प्रकार के सेल को बहिर्भेदी आग्नेय सेल। ये आपका सही है। जब द्रवित मैग्मा भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। जब लावा बाहर आके ठंडा हो जाता है तो उसे बहिर्भेदी, और जब अंदर ही ठंडा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। ये दोनों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये आपका करेक्ट है। ठीक, तीसरा है बहिर्भेदी आग्नेय सेल की संरचना बड़े दाने वाली होती है। ये आपका क्या है? गलत है। और अंतर्भेदी आग्नेय सेल की संरचना महीन दाने वाली होती है। ये भी आपका गलत है, उल्टा दिया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 आपका करेक्ट है। ऑप्शन सी, बहिर्भेदी आग्नेय सेल के अंतर्गत द्रवित लावा तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, इसलिए इनकी संरचना महीन दाने वाली होती है। बहिर्भेदी क्या होता है? महीन दाना होता है। और अंतर्भेदी क्या होता है? तो ये आपका लावा जो है धीरे धीरे ठंडा होता है, इसके कारण इसके दाने क्या होते हैं? बड़े बड़े होते हैं। तो इसमें क्या दिया था? उल्टा दिया था। ठीक है, उल्टा दिया। अंतर्भेदी का क्या होगा? तो अंतर्भेदी का ये आपका बड़े बड़े दाने होंगे और बहिर्भेदी का क्या होगा? आपका महीन दाने होंगे। ठीक, अगला प्रश्न है, मिलान करना है। दिया है आपका अंतर्भेदी सेल, बहिर्भेदी सेल, औषधि सेल और कयांत्रित सेल, और उदाहरण भी दिया है उसके कौन कौन से हैं। यहां हम देख लेते हैं। अंतर्भेदी सेल कौन सा है? तो ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है? अंतर्भेदी सेल है। बहिर्भेदी सेल बेसाल्ट, उदाहरण जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। औषधि सेल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपका चूना पत्थर क्या है? ये औषधि सेल है। और कयांत्रित सेल ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? स्लेट है। ठीक है, नेक्स्ट, औषधि सेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? औषधि सेल के बारे में पूछा है। पहला कह रहा है औषधि सेलों का निर्माण विभिन्न प्रकार के सेल औषधों के निक्षेपण के द्वारा होता है। करेक्ट है, निक्षेपण के द्वारा होता है, सही है। इन सेलों में जीवाश्म होने की कोई संभावना नहीं होती है। गलत है, इसमें आपका क्या होता है? जीवाश्म पाया जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा है ये सेल अपेक्षाकृत कम कठोर होते हैं। सही है, ये आपका कम कठोर होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 आपका सही है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। विभिन्न प्रकार की सेलें लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि वाहक कारकों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर निक्षेपित कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर सेल की परत बनाते हैं, इस कारण ये अपेक्षाकृत कम कठोर होते हैं तथा इन सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के कणों से बनता है। बलुआ पत्थर किससे बनता है? रेत के कणों से बनता है। और ये देख रहे हैं अब जैसे राजस्थान में ज्यादा पाया जाता है ये। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीव जो कभी इन सेलों पर रह रहे हैं के जीवाश्म भी पाए जाते हैं। आपका कथन आपका दूसरा असत्य हो जाएगा। औषधि
चट्टान में क्या होता है, इसमें जीवाश्म पाया जाता है, आग्नेय में नहीं पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी सेल कायांतरित सेल में परिवर्तित हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी अग्नेय सेल और अवसादी सेल दोनों जो है कायांतरित सेल में परिवर्तित हो सकती हैं। ऑप्शन सी। जब उच्च ताप एवं दाब के कारण अग्नेय और अवसादी चट्टानों के भौतिक और रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, तब कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चूना पत्थर क्या है, ये आपका अवसादी है, और ये परिवर्तित किस में हो जाता है, कायांतरित में। कौन सा, संगमरमर। ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला चैप्टर आपका हमारी बदलती पृथ्वी, इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। पहला प्रश्न है, नीचे दिए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन ए दिया है, पृथ्वी का स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है तथा ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती हैं। कारण है, पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर इस ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं यहीं पे। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग ऐसा पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगला, पृथ्वी की गति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की गति के बारे में दिया है। पहला कह रहा है, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं वो क्या होते हैं, अंतर्जात बल कहलाते हैं। करेक्ट है, नाम से ही कन्फर्म है, अंदर की तरफ लगते हैं, ये आपका सही है। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जात कहते हैं, ये अभी आपका सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए, स्थल मंडलीय प्लेटों में गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं वो क्या होते हैं, अंतर्जात बल कहलाते हैं। एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, बहिर्जात बल कहते हैं। अंतर्जात बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप, ज्वालामुखी एवं भूस्खलन जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होता है। ये जो भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन होता है, ये किस बल के कारण आता है, तो आपका अंतर्जात बल के कारण। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछा है यहाँ पे। पहला है आपका, भूकंप के अंतर्गत भूपर्पटी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसे क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं। करेक्ट है, भूकंप के अंतर्गत भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसे क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं। उसे भूकंप का उद्गम केंद्र कहा जाता है। दूसरा है, उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिक केंद्र कहते हैं। करेक्ट है, उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को क्या कहते हैं, अधिक केंद्र कहते हैं। ये भी आपका सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों सही है। स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। इस कंपन को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं, यानी फोकस कहते हैं उसे। तथा उद्गम केंद्र की भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधि केंद्र कहते हैं, यानी ईपी सेंटर कहते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, यहाँ पे जो भूकंप अगर यहाँ से कंपन हो रहा तो यहाँ पे क्या होगा, आपका क्या होगा, ये उद्गम केंद्र होगा। और इसके ऊपर का जो ये एरिया होगा वो क्या होगा, तो आपका वो एपी सेंटर यानी अधि केंद्र होगा। अधि केंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है और अधि केंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। अगला प्रश्न है, नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है।
नदी के इन बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इससे प्रश्न बना है आपकी बार इस चैप्टर से। नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विसर्प कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सारे प्रश्न जो है एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं, एग्जैक्ट वहीं से सारे प्रश्न उठाए गए हैं। अगर आप बुक उठा के देखेंगे तो उन्हीं के शब्द हैं सारे। अगला है व्याख्या देख लेते हैं। नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए वीडियो को ला पाते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको क्लास की सारी नोटिफिकेशन मिलेगी और कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी आपको वहां पे मिलेंगे। ठीक है। अगला है नदी द्वारा चापाकार झील का निर्माण किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी बार पूछा गया है चापाकार झील। आप प्रश्न उठा के देखेंगे, साथ पीआरटी में पूछा गया है, जीके में ये प्रश्न बना है। नदी द्वारा चापाकार झील का निर्माण किया जाता है, तो आपका ऑप्शन सी मैदानी भागों में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नदी जब मैदानी भाग क्षेत्र में प्रवेश करती है तब वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगते हैं। इन बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। जब नदी का पानी घुमावदार मार्ग में प्रवाहित होता है तो अवतल किनारे पर अपर्दन तथा उत्तल किनारे पर निक्षेपण होता है। कालांतर में यह प्रक्रिया बढ़ती जाती है और मोड़ अधिक घुमावदार हो जाता है। ये घुमाव एस आकार के होते हैं। अंत में यह घुमाव इतना हो जाता है कि यह मुख्य नदी से अलग हो जाता है। इस अलग हुए भाग को चापाकार या गोखुर झील या छाड़न झील कहते हैं। इसे ही आपका गोखुर झील कहा जाता है, इसे चापाकार झील कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसे ही आपका ऑक्सबो झील भी कहा जाता है। देखिए क्या होता है, मैदानी भाग में क्या होती है, नदियां ऐसे चलती हैं। ठीक है, बहुत मोड़दार चलती है। कुछ दिन बाद क्या होता है, नदियां जैसे यहाँ चल रही हैं, फिर यहाँ से यहाँ, फिर ये सट जाता है एरिया, फिर यहाँ से नदियां ऐसे ही बहने लगते हैं, यहाँ से ही बहने लगती है नदी, ऐसे ही बहने, तो ये एरिया क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ये एरिया आपका अलग होता है और ये गाय के खुर के समान होता है ऐसे, इसलिए इसे गोखुर झील कहते हैं। ठीक है, पहले नदियां ऐसे बह रही थी, फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ से कट जाएगी, तो ये जो अलग हो जाएगा एरिया, वही आपका क्या होता है, गोखुर झील होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, जिसे आपका चापाकार झील भी कहते हैं। ये आपकी बार पूछा गया प्रश्न है, तो उसको ध्यान रखिएगा। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको क्या कहते हैं, वितरिका कहते हैं। यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है, यानी जमा करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, इससे क्या बनता है, डेल्टा का निर्माण होता है। इसके बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़े थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तटीय स्थलाकृतियां समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी पूछा जा सकता है ये, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी समुद्री गुफा, तटीय मेहराब, स्टैक और समुद्री भृगु, इसका निर्माण किससे होता है, तो समुद्री तरंगों के द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्री तरंगों के अपर्दन एवं निक्षेपण से तटीय स्थलाकृतियां बनती हैं। समुद्री तरंगों के अपर्दन एवं निक्षेपण से तटीय स्थलाकृतियां का निर्माण होता है। समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती हैं, जिससे दरारें विकसित होती हैं। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं। इनको क्या कहते हैं, समुद्री गुफा कहते हैं। जब क्या होता है, किसी चट्टान से तरंग टकराती है तो क्या होता है, धीरे धीरे उसमें दरार पड़ जाती है। जब यही दरार क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, तो वो क्या होता है, समुद्री गुफा हो जाता है। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत बचती है। जब ये गुफा और बड़े हो जाते हैं तो इसमें सिर्फ केवल छत बचती है, जिसे क्या कहते हैं, उसे तटीय मेहराब कहा जाता है। उसके बाद लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देते हैं। जब लगातार और अपर्दन होता है तो छत भी टूट जाता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी आकृतियां को क्या कहते हैं, स्टैक कहा जाता है, उसे स्टैक। और समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तटों को क्या कहते हैं, समुद्री भृगु कहते हैं। ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोएस के निर्माण हेतु उत्तरदायी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोएस के निर्माण के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो आपका पवन, पवन के द्वारा इसका निर्माण होता है, ऑप्शन सी। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण है। रेगिस्तान में पवनें रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती हैं। जब पवनों का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती हैं, जिसे क्या कहते हैं? बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन व हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसका निर्माण किससे होता है? तो पवन के द्वारा होता है, ठीक है। और ये रेगिस्तान में ज्यादा देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, अगला चैप्टर आपका वायु। इससे पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। सभी को पता है, करेक्ट है। जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन के साथ फेफड़े में कुछ नाइट्रोजन ले जाते हैं, ये भी आपका सही है। तीसरा है, पौधे अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता को सीधे वायुमंडल से पूरा करते हैं, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल आपका पहला और दूसरा सही है। केवल आपका पहला और दूसरा सत्य है। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़े में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जिसे वे सीधे वायु से नहीं लेते हैं। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर उसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। इसलिए आपका कथन तीसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पौधे जो है नाइट्रोजन की आवश्यकता वायु से नहीं पूरी करते हैं, ये जड़ से पूरी करते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही क्रम पूछा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर आता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, नाइट्रोजन कितना 78%, ऑक्सीजन आपका लगभग 21, आर्गन आपका 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य गैसें आपका 0.04% होती है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% होती है। नेक्स्ट आपका, मौसम से संबंधित सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओला वर्षण वायुमंडल की किस परत में घटित होती है? इसको हम क्लास 6 में भी पढ़े हैं, इसमें भी आया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्षोभ मंडल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई सतह से लगभग कितना है? 13 किलोमीटर है। मौसम से संबंधित लगभग सभी घटनाएं, वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, कोहरा, बादल, ओस, पाला, हिमवर्षा, ओलावृष्टि, जल वर्षा, बादलों की गरज, तड़ित झंझा, चक्रवात इसी में घटित होते हैं। देखिए, वायुमंडल की परत की बात करें तो सबसे निचली परत कौन सा है? क्षोभ मंडल। इसमें जो है आपका मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं इसी में होती हैं। उसके बाद आपका आता है समताप मंडल। समताप मंडल जो है आपका सबसे शांत मंडल कहा जाता है इसको। इसमें आपका वायुयान उड़ते हैं। उसके बाद आपका आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल आपका सबसे ठंडा मंडल है। उसके बाद आपका आयन मंडल है, इसमें आपका जो सैटेलाइट वगैरह है इसी में। उसके बाद आपका आता है बहिर मंडल। और ये समताप मंडल है दूसरा मंडल, तो इसमें आपका जो है एक और पाया जाता है ओजोन परत। ओजोन परत इसी में पाई जाती है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, समताप मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पूछा कौन सा कथन सत्य है? क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है, अभी मैंने बताया, करेक्ट है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है, ये भी आपका करेक्ट है, शांत होता है। ओजोन गैस की परत समताप मंडल में स्थित होती है, ये भी आपका करेक्ट है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारा आपका करेक्ट है। अच्छा, ओजोन की बात आई है तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है, अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड वायुमंडल में किस परत में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मध्यमंडल। मध्यमंडल वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर क्या होते हैं? जलने लगते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, आयन मंडल में आयनों अर्थात
विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता है, इसलिए आयनमंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है। ये आपका सही है। दूसरा, समताप मंडल में अत्यधिक ओजोन गैस वाली निचली परत को ओजोन मंडल की संज्ञा दी जाती है, जो 15 से 35 किलोमीटर विस्तृत है। तो ये आपका दोनों सही है। अभी मैंने बताया कि समताप मंडल में क्या पाया जाता है, तो समताप मंडल में आपका ओजोन मंडल, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका दोनों करेक्ट है। आयन मंडल में बताया था कि मैंने सैटेलाइट वगैरह जो है वहीं पे स्थापित किए जाते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सा है, बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत है, हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन वहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं। नेक्स्ट, आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन पूछा यहाँ पे। पहला, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आपतन या सूर्य ताप कहलाती है। करेक्ट है। सूर्य ताप की मात्रा पृथ्वी पर हर जगह एक समान रहती, ये गलत है। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट है। देखिए, कथन आपका दो, एक सत्य है, दूसरा सत्य है। सूर्य ताप की मात्रा पृथ्वी पर हर जगह एक समान नहीं होती है। आपतन यानी सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती रहती है, इसलिए तापमान भी उसी प्रकार घटता रहता है। क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश की सीधी किरण पड़ती है भूमध्य रेखा पे, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ताप ज्यादा होता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं यहाँ पे मात्रा कम हो जाती, सूर्य का प्रकाश कम होता रहता है, इसलिए ताप का भी मात्रा कम होता रहता है। अगला, निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला आपका दिया है, वायुमंडल का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है। पहला कह रहा है, वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है, ये आपका सही है। दूसरा, आपका निम्न क्षेत्र बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा है, होता है। करेक्ट है ये भी। उच्च वायुदाब क्षेत्र बादल मुक्त स्वच्छ आकाश के साथ जुड़ा है, ये भी सही है। चौथा, आपका वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, तो ये भी आपका सही है। वायु जो है आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, ठीक है। तो ये आपका सभी सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां देखते हैं, पृथ्वी की सतह पर वायु के द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वायु दाब कहलाता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, वायु दाब किससे मापा जाता है, तो बैरोमीटर से नापा जाता है। किससे, बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब क्या होता है, सर्वाधिक होता है। समुद्र स्तर पर, इसको ध्यान रखिएगा, वायु दाब वहां पे सर्वाधिक होता है। एवं ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, यह घटता रहता है। वायु का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप पर प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब का क्षेत्र होता है। जहां पे क्या होता है, तापमान अधिक होता है, वहां पे क्या होता है, आपका निम्न वायु दाब होता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा है। जब निम्न दाब होता है तो क्या होता है, बादल युक्त आकाश होता है एवं नम मौसम होता है। यही हम बात करें अगर हम कम तापमान वाले क्षेत्रों की, यानी वायु ठंडी एवं भारी होती है। जहाँ पे मौसम ठंडा होता है वहां पे क्या होती है, वायु जो होता है भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। ठंडी अगर होगी तो क्या होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। ठीक, क्या होता है, आकाश जो होता है स्वच्छ होता है। वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, जिसे क्या कहते हैं, हम पवन कहते हैं। तो सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें मेन पॉइंट क्या था कि समुद्र स्तर पर क्या होगा, वायु दाब अधिक होगा, और जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे वायु दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऊंचाई पे हम जैसे जाएंगे वायु दाब कम हो जाता है। और जहां पे निम्न दाब होता है वहां पे क्या होता है, निम्न दाब होता है। देखिए, जहां मौसम गर्म होता है वहां निम्न दाब होता है, और वहां पे बादल कैसा होता है, बादल युक्त आकाश होता है एवं नम मौसम होता है। और जहां पे हाई प्रेशर होता है, जहां ठंडा मौसम होता है वहां पे क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, और उच्च दाब के कारण जो है आकाश क्या होता है, स्वच्छ होता है। सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला, वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलने वाली पवन स्थानीय पवन। दूसरा, आपका विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलने वाली पवन मौसमी पवन। किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के समय किसी विशेष समय में चलने वाली पवन क्या है, अस्थायी पवन। ये गलत है, ये आपका दूसरा आपका करेक्ट है। विभिन्न ऋतुओं में सभी दिशा
अपनी दिशा बदलने वाली पवन को क्या कहते हैं? मौसमी पवन कहते हैं। ठीक है, ये आपका करेक्ट है। बाकी अगर हम बात करें अस्थाई पवनें, अस्थाई पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं, जैसे आपका व्यापारिक, पछुआ एवं पूर्वा पवनें इसी प्रकार की पवनें के उदाहरण है। ये क्या है? अस्थाई पवन है। अस्थाई पवन क्या होता है? देखिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं, ये आपका ज्यादा सही रहेगा। वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलने वाली, ये क्या होता है? ये आपका अस्थाई पवन होता है, ये आपका अस्थाई पवन होता है। और किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलने वाली क्या होता है? ये आपका स्थानीय पवन होता है। ये क्या होता है? स्थानीय पवन होता है। नाम जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि दोनों का नाम देखने में सेम लग रहा है, इसलिए। स्थानीय पवन की बात करें, जैसे आपका लू हो गया। लू भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए जैसे पश्चिम से जो पवन आती है उसे क्या कहते हैं? पश्चिमी पवन, जिसे पछुआ पवन कहा जाता है। अगला चैप्टर है आपका जल। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में सम्मिलित है? जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है? तो ये आपका वाष्पीकरण भी है, आपका संघनन भी है और वर्षण भी है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जल का चैप्टर जो है क्लास 6 में भी था, हमने पढ़ा था इसके बारे में। ऑप्शन डी। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेती है। यहां से यह वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। दूसरे शब्दों में कहें कि जिस प्रक्रिया में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। जल चक्र क्या होता है? जैसे आपका पानी है, फिर ये वाष्प बन के ऊपर उठ जाता है, वाष्प बन के ऊपर उठ जाता है, फिर बादल उदल बनते हैं, फिर वहां बारिश हो जाता है, फिर ये धरती पे आ जाता है, फिर ये ऐसे प्रक्रिया चलती रहती है। इसको क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। ठीक। अला निम्नलिखित में से किसका सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान है? यानी जो समुद्र का जल नमकीन होता है उसमें सर्वाधिक योगदान किसका है? तो सोडियम क्लोराइड का है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश सोडियम क्लोराइड या खाने का नमक होता है। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl होता है इसमें। लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। लवणता को ऐसे ही आपका सिंबल होता है, प्रतिशत नहीं होता, ये नीचे आपका ये होता है, ठीक है। ग्राम प्रति 1000 ग्राम के रूप में दर्शाया जाता है। महासागर की औसत लवणता 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम है। कितने हैं? 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम है आपका महासागर की औसत लवणता। नेक्स्ट आपका महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के प्रमुख कारण है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन सी, सूर्य एवं चंद्रमा के दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या आता है? आपका ज्वार भाटा आता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल व अपकेंद्री बल का भी प्रभाव होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जब महासागर का जल सर्वाधिक ऊंचाई पर उठकर तट के बड़े हिस्सों को डुबो देता है तो उसे क्या कहते हैं? ज्वार। यानी जब ऊपर उठता है तो ज्वार। जब जल अपने निम्नतम स्तर पर आता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे भाटा कहा जाता है। जब नीचे आ जाता है उसे भाटा। एक दिन समानता 2 बार नियम से ज्वार एवं भाटा आते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बृहद ज्वार आने की स्थिति, सही स्थिति क्या है? बृहद ज्वार। ऑप्शन ए, जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं तो ये क्या होता है? तब क्या आता है? ज्वार, बृहद ज्वार आता है, दीर्घ ज्वार आता है। और इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को सिजगी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिजगी कहा जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं उसे क्या कहते हैं? सिजगी कहते हैं। तब क्या आता है? बृहद ज्वार आता है। लेकिन जब ये आपका क्या होते हैं? समकोण पे होते हैं, तीनों समकोण पे होते हैं, तब क्या आता है? आपका निम्न ज्वार आता है। निम्न ज्वार आता है, ठीक है। देखिए बृहद ज्वार किन दिनों में आता है? तो ये आपका पूर्णिमा और अमावस्या के आता है बृहद ज्वार। अब बृहद ज्वार कब आता है? जब तीनों एक सीध में होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़ें। जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक सीध में ना होकर समकोण पर होते हैं तब चंद्रमा व सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। ऐसी स्थिति में निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है। इसमें ज्वार की ऊंचाई सामान्यतः
समान ज्वार से कम होती है। अभी मैंने बताया था कि क्या होता है, जब तीनों समकोण पे होते हैं तो क्या होता है, निम्न ज्वार आता है। तो ये आपका करेक्ट है। दूसरा है लघु ज्वार की उत्पत्ति कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष के सप्तमी या अष्टमी को आता है। ये भी आपका सही है। लघु ज्वार कब आता है, तो ये आपका शुक्ल पक्ष के सप्तमी व अष्टमी को आता है। और अगर हम दीर्घ ज्वार की बात करें तो हमने पढ़ा था अभी पूर्णिमा और अमावस्या को आता है क्या, दीर्घ ज्वार। दोनों कथन सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से लाभ उच्च ज्वार से संबंधित है। ज्वार के लाभ, उच्च ज्वार के लाभ, इससे लाभ भी होता है। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। दूसरा है उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद करते हैं क्योंकि उच्च ज्वार के दौरान अधिक संख्या में मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। और तीसरा है ज्वारी तरंगों द्वारा जल विद्युत उत्पादित की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सभी आपका करेक्ट है। देखिए उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होते हैं, यानी नौ का संचालन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी सहायक होते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती है। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ लेते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटा से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। अगला है महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। असत्य पूछा, सॉरी, महासागरीय धाराओं के बारे में पूछा, कौन सा कह रहा असत्य है। तो पहला आपका है गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। देखिए ये आपका भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा पे क्या होता है, ताप अधिक होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे गर्म होगा ना। तो गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट होती हैं, करेक्ट है ये आपका। और ये जो है ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं, ये सही है आपका। ये ध्रुवों की ओर क्या होती है, प्रभावित होती हैं, पहला सही है। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं, ये आपका करेक्ट है, ये आपका सही है। तीसरा आपका लेब्राडोर महासागरीय धाराएं, ये उष्ण जलधाराएं हैं। लेब्राडोर महासागरीय जलधाराएं उष्ण नहीं है, ये आपका क्या है, ये आपका ठंडी जलधारा है। चौथा आपका महासागरीय धाराएं आसपास के क्षेत्रों के तापमान को भी प्रभावित करती है, ये भी आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इसका, यही आपका गलत है, ऑप्शन सी। लेब्राडोर क्या है, तो ये आपका लेब्राडोर जो है ये ठंडी जलधारा है। और गल्फ स्ट्रीम ये क्या पूछा है, ये गर्म जलधारा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय क्षेत्र विश्व भर के सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, यानी मछली उत्पादन के लिए सबसे अच्छा कौन सा है। तो ऑप्शन सी, वह क्षेत्र जहां गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वो क्या होता है, मछली उत्पादन के लिए बहुत अच्छा होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अला सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। सुनामी शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा जापानी भाषा से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी के कारण अत्यधिक विनाश हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर की कुछ द्वीप जो है वो पूर्णतः क्या हो गए थे, डूब गए थे। कब आया था ये, 26 दिसंबर 2004 को। एनसीईआरटी में दिया है, तो ध्यान रखिए, क्या पता पूछ ले। अगला है आपका भारतीय सीमा का सबसे दक्षिणी बिंदु। अच्छा नीचे प्रश्न है क्या कोई, नहीं इधर प्रश्न नहीं है, ठीक है। भारतीय सीमा का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित था, पूरी तरह से डूब गया। अच्छा ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़े सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। वर्तमान में प्रशांत व हिंद महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और इसके आगे के चैप्टर के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।